हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द सीरीज ऑफ एनसीईआरटी हाईलाइट। आज मैं एनसीईआरटी 1 की पहली चैप्टर लेने जा रही हूँ। इसमें मैं सारे पॉइंट्स, सारे इंपॉर्टेंट लाइंस को हाईलाइट करते जाऊंगी। आप लोग भी मेरे साथ साथ रिवाइज कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है साइंटिस्ट वाला पोर्शन। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है मैं बताती जाऊंगी। अर्नस्ट मेयर को ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी दिया गया था। इसमें आता है फर्स्ट बेल्जन प्राइज इन 1983, देन इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994, एंड उसके बाद आता है क्रैफोर्ड प्राइज इन 1999। ये तीनों आपको याद रखना है। सबसे पहले आता है बेल्जन प्राइज। इसके साथ साथ आपको ईयर भी याद करते जाना है, 1983। देन आएगा इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। चलिए मेरे साथ साथ याद करते जाइए। ये कितने ईयर में मिला था, 1994। उसके बाद जो लास्ट प्राइज है वो है क्रैफोर्ड प्राइज, और ये कौन से ईयर में मिला था, ये मिला था 1999। तीन प्राइज मिला था, 1983, 1994 एंड 1999। ये तीनों ईयर आपको याद करना है, और कौन कौन से प्राइज मिला था, ये तीन प्राइज मिला था, इसको भी साथ साथ याद करते जाना है। तो चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं, अपना पहला चैप्टर। द लिविंग वर्ल्ड। इसमें पहला पोर्शन कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम शुरू करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड इस टॉपिक से। Diversity in the living world. If you look around, we see a large variety of living organisms, be it potted plants, insect, bird, your pets, or other animals and plants. There are also several organisms you cannot see with your naked eye, but all around you. इसमें मतलब सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है जो आपके आसपास रहते हैं, जैसे कि इंसेक्ट, बर्ड, पेट्स, सेवरल ऑर्गेनिजम्स, जो कि हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो सब हमारे अराउंड एग्जिस्ट करते हैं। इफ़ यू वेर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशंस इन, द रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी वुड इंक्रीज। Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organisms in it. Each different kind of plant, animal, organisms that you see represent a species. Each different kind of plant, animal, organism जो कि आप सब अपने सराउंडिंग में देख रहे हो, सब के सब एक स्पेसीज को रिप्रेजेंट करता है। The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. ये आपको याद रखना है, ये एग्जैक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. This refers biodiversity or the number and type of organisms present on Earth. We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. जितना कि हम एक्सप्लोर करते जाएंगे अपने सराउंडिंग को, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर बीइंग आइडेंटिफाइड। नया ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई होते जाएंगे जितना कि हम एक्सप्लोर करते रहेंगे।
As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals are in our own area by their local names. हम plants and animals को local name से जानते हैं, जो कि obvious है. लोगों को, हर लोगों, सभी लोगों को साइंटिफिक नेम पता हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन लोकल नाम तो उस इलाके के लोकल नेम से जो फेमस है वो लोकल नाम तो सभी जानते हैं. इसलिए इसमें ऐसा बोला गया है कि वी नो प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स. दिस लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इवन विथ इन ए कंट्री. Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk each other to refer to organisms we are talking about, जो कि बेसिकली ए डिसएडवांटेज है और इसलिए साइंटिफिक नेम का इन्वेंशन हुआ. इसको डिसएडवांटेज माना जाएगा क्योंकि लोकल नेम प्लेस टू प्लेस वेरी करता है. विथ इन ए कंट्री हमको 1000 ऑफ लोकल नेम्स मिल जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है सभी लोगों को सभी नेम्स याद रख पाना. इसलिए हम साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम, जूलॉजिकल नेम, बोटानिकल नेम यूज़ करते हैं ताकि सब कंट्री के लोगों को सब कंट्री के लोग इस नेम से फेमिलियर हो और वो लोग अंदाज़ा लगा पाए कि किस प्लांट, किस स्पेसिस के बारे में बात किया जा रहा है. ये बेसिकली डिसएडवांटेज है, लोकल नेम्स का डिसएडवांटेज है, जो बेसिकली साइंटिफिक नेम्स का साइंटिफिक नेम की ओर हमको धकेल रहा है, हमको लेके जा रहा है कि साइंटिफिक नेम्स का इन्वेंट करो, उससे हम लोगों को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है. इसलिए लोकल नेम ज़्यादा पॉपुलर नहीं है. लोकल नेम वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, प्लेस टू प्लेस. इस पैराग्राफ में बेसिकली यही बोला गया है. तो आते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ पर. Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by same name all over the world. बेसिकली यही बोला गया कि साइंटिफिक नेम जो कि ऑल ओवर द सेम नेम होना चाहिए, तभी हम इसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पहचान पाएंगे और सभी के लिए बेनिफिशियल होगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर. ये जो नेम है ना, साइंटिफिक नेम, जिसके ज़रिए नेमिंग प्रोसेस किया गया और इससे मतलब सभी लोगों को बेनिफिट मिला कि एक सेम नाम होगी तो प्लेस टू प्लेस, कंट्री टू कंट्री फेरी भी नहीं करेगा और सभी इस नेम से फेमिलियर भी हो पाएंगे. इस प्रोसेस को बोलते हैं नोमेनक्लेचर. इसको आप हाईलाइट करके रखो. ये जो स्टैंडर्ड नेमिंग प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं नोमेनक्लेचर. Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is called identification. Obviously, nomenclature तभी possible हो पाएगा जब एक particular species को correctly describe किया जाएगा. इस process को हम बोलते हैं identification. तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ जो कि हमें ज़रूरत है वो है आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि आइडेंटिफाई एक स्पेसिस को जब आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा तो नोमेनक्लेचर भी ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो सबसे पहला प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद ही बाकी फर्दर प्रोसेस हम कर पाएंगे. सो ए सिस्टेमेटिक्स के अंदर ये सब आते हैं जो कि पूछे जाते हैं. सबसे पहले आएगा आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन, देन उसके बाद आएगा नोमेनक्लेचर, ये सब वगैरह. तो ये सब आपको याद रखना है. आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद ए भी आएगा नोमेनक्लेचर. देन हम फर्दर प्रोसीड करते हैं. द ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्टडी number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature (ICBN). इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं, इसको आपको याद रखना है. इंटरनेशनल कोड फॉर बोटनिकल नोमेनक्लेचर (ICBN) करके दिया जाएगा. इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटनिकल नोमेनक्लेचर. You may ask, how are animals named? Animal taxonomists have evolved International Code of Zoological Nomenclature.
जो कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आप लोग जरूर से इसको सही करके आओगे। ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसमें एक बात आपको याद रखना है, ICBN में दिया गया इंटरनेशनल कोड फॉर, इसमें फॉर दिया गया है, फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, लेकिन ICZN में इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर दिया गया है, इसमें कोड ऑफ दिया गया है। ये हालांकि दोनों सेम ही है, लेकिन कई कबार आपको अगर स्टेटमेंट दिया जाए और बाकी सभी स्टेटमेंट करेक्ट थे और ऑफ और फॉर में अगर इन लोगों ने गड़बड़ कर दिया तो ऑफ और फॉर में भी आपको ध्यान रखना है। ICBN में फॉर दिया गया है और ICZN में ऑफ दिया गया है। हालांकि दोनों ही करेक्ट है, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट NCERT का डाटा याद रखना है तो कहाँ फॉर है कहाँ ऑफ है, इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए फर्दर हम प्रोसीड करते हैं। द साइंटिफिक नेम एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली नेम। Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive the same name. साइंटिफिक नेम का यही बेनिफिट है कि हम धरती के किसी भी कोने पर हो ना, ए नाम सभी स्टेट सभी कंट्री में एप्लीकेबल होगा। इसको ए नाम से सभी फेमिलियर होंगे और इसको सभी पहचान पाएंगे। They also ensure in such a name has not been used for any other known organisms. मतलब एक स्पेसिस के लिए एक ही साइंटिफिक नेम होगा, दूसरा कोई स्पेसिस ए नेम यूज नहीं कर सकता। ओनली फॉर वन स्पेसिस ओनली वन साइंटिफिक नेम इज एप्लीकेबल हियर। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि एक स्पेसिस का दो साइंटिफिक नेम नहीं हो सकता, और अगर एक साइंटिफिक नेम यूज किया गया है तो बेसिकली वो साइंटिफिक नेम दूसरे स्पेसिस के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। Biologists follow universally accepted principle to provide scientific names to known organisms. Each name has two components, the generic name and the specific epithet. ये भी कई बार आपको पूछा जाता है कि बायोलॉजिकल नेम दो कंपोनेंट से जुड़े हुए हैं। बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स से इसको फॉर्म किया गया है, जो कि पहला नेम है जेनेरिक नेम एंड सेकेंड नेम है स्पेसिफिक एपिथेट। पहला नेम है जेनेरिक नेम एंड द सेकेंड वन इज स्पेसिफिक एपिथेट। मतलब जेनेरिक नेम इज ऑल्सो कॉल्ड जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिस। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। ये जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है ये टू कंपोनेंट से बनाया जाता है, पहला है जेनेरिक एंड सेकेंड वन इज स्पेसिफिक एपिथेट। इसको हम बायोनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस। ये बहुत बार पूछा गया है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? ए साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस ने दिया था। बीइंग प्रैक्टिसाइज्ड बाय बायोलॉजिस्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग ए 2-word फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। इसको कन्वीनियंट माना गया बायोनोमियल नोमेनक्लेचर को, जो कि जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट से बनाया गया है, और इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड में माना गया है, और इसको ये जो सिस्टम है ना इसको कन्वीनियंट माना गया है। Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific names better. Mango को example इसमें लिया गया है। The scientific name of mango is written as Mangifera indica. Mangifera indica. Let us see how it is binomial name. In this name, Mangifera represent the genus. इसका पहला नेम है जो ये जेनस को रिप्रेजेंट करता है, एंड इंडिका जो सेकेंड नेम है वो स्पेसिस को रिप्रेजेंट करता है। Mangifera indica is the scientific name of mango. इसका Mangifera represents genus and indica represents species और specific epithet। आप लोग मान लो species and specific epithet दोनों सेम है। Other universal rules of nomenclature are as follows. ये रूल्स कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आपको ऐसे सारे एग्जाम्पल दिए जाएंगे, सारे स्टेटमेंट दिए जाएंगे, इसमें NCERT के एग्जैक्ट लाइन उठाकर दिया जाएगा, और आपको जो सही है या जो गलत स्टेटमेंट है उसको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको ये सारों स्टेटमेंट ध्यान में रखना पड़ेगा और इसको अच्छी तरह से समझना होगा, तभी आप इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट या करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जेनरली इन लैटिन एंड रिटेन इन इटैलिक्स।
दे आर लेटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लेटिन इरेस्पेक्टिव और देयर ओरिजिन। तो इसमें आपको सबसे पहले याद रखना है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लेटिन एंड रिटेन इन इटैलिक्स। बायोलॉजिकल नेम्स जो है ना वो लेटिन में होते हैं और इसको लिखते हैं इटैलिक्स में। दे आर लेटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लेटिन। इसका जो ओरिजिन है ना वो लेटिन ओरिजिन है, लेकिन इसको लिखते हैं इटैलिक्स में। ये पहला पॉइंट हमारा हो गया। इसका सेकेंड पॉइंट है द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। जैसा कि हम लोग इस वाले पैराग्राफ में बात किए थे, इस वाले पैराग्राफ में द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जेनस। बायोलॉजिकल नेम का फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट करते हैं जेनस को, व्हाइल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट और स्पेसिस। Both the words in a biological name, when handwritten, are separately underlined or printed in italics to authenticate their Latin origin. जब हम biological name को handwritten अपने हाथों से लिखेंगे तो दोनों नेम को यानी स्पेसीज और जेनस को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा, और अगर प्रिंटेड फॉर्म में होगा तो वो इंडिकेट करेगा प्रिंटेड इन इटैलिक्स। मतलब अगर प्रिंटेड फॉर्म में होगा तो वो इटैलिक्स थोड़ा तिरछी तरीके से लिखा जाएगा, इसको हम इटैलिक्स फॉर्म बोलते हैं। ए दोनों रिप्रेजेंट करते हैं देयर लेटिन ओरिजिन। जैसे आप मैंगो को देख लीजिए, इसका साइंटिफिक नेम हम लिखेंगे मैंजीफेरा इंडिका। अगर हम हैंडरिटन में लिखेंगे मैंजीफेरा इंडिका, इसको मैंने लिख दिया, आप लोग देख सकते हैं। इसको हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, मतलब दोनों को हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। पहला जेनस है, जेनस को हम एक अंडरलाइन किया और इंडिका यानी स्पेसिस को भी दूसरे अंडरलाइन किया। ये दोनों का भी जोड़कर मत लिखिएगा, मतलब दोनों सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा। और आप देख सकते हो जब हमने लिखा मैंजीफेरा इंडिका तो मैंजीफेरा यानी जेनस का पहला लेटर कैपिटल फॉर्म है एंड स्पेसिस का पहला लेटर जो है ना वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। फोर्थ पॉइंट में भी यही बोला गया है, आप लोग देख सकते हो। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग जेनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। इसमें मैंजीफेरा इंडिका में आप देख सकते हो फर्स्ट वर्ड मैंजीफेरा, फर्स्ट वर्ड इज मैंजीफेरा। इसको कैपिटल फॉर्म मतलब एम को कैपिटल फॉर्म में लिखा गया है, इसमें यही बोला गया है। व्हाइल द स्पेसिस एपिथेट स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर इंडिका इज रिटन इन स्टार्ट विथ ए स्मॉल लेटर इंडिका। इसमें आई इंडिका यानी आई को स्मॉल लेटर से डिनोट किया गया है। मैंजीफेरा का जो जेनस है वो एम को लिखा जाएगा, एम को लिखा जाएगा कैपिटल फॉर्म में, और इंडिका का आई को लिखा जाएगा स्मॉल लेटर में। ये आपको याद रखना है। और दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा अगर हैंड रिटन में हो, और अगर प्रिंटेड फॉर्म में हो देन इट इज रिटन इन इटैलिक्स। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। अगर आप ऑथर का नेम लिखना चाहते हो तो इसको स्पेसिस के नेक्स्ट स्पेसिस के बाद लिखा जाएगा। एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम रिटन एज द एब्रिविएटेड फॉर्म। इसको फुल फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, इसको एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कैरोलस लिनियस ने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर को लाया था, तो उनके नामों से हम लिखते हैं मैंजीफेरा इंडिका लिन, इसको एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा गया है लिनियस। लिनियस का एब्रिविएटेड फॉर्म को लिन लिखा गया है, LINN करके लिखा गया है, एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा गया है लिनियस। Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बैठकर स्टडी कर पाए, तो इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। इसको पॉसिबल करने के लिए हमको सारे चीज़ों को क्लासीफाई करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। एक एक चीज़ को हम बैठ कर नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते, मतलब इसको स्पेसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर इसमें क्लासीफाई करना पड़ेगा। देन इट इज क्वाइट इजी टू क्लासीफाई। सो इस प्रोसेस को ही बोला जाएगा क्लासिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लासिफिकेशन।
Since it is nearly impossible to study all living organisms, then it is necessary to make a category जिसके अंदर ये सब आता हो. इस प्रोसेस को ही बोलते हैं क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. ये लाइन कभी कभार एग्जाम में उठ कर आता है. क्लासिफिकेशन इसको दैस करके दिया जाएगा. व्हाट इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी. इसमें ऑप्शन में दिया जाएगा नोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन, ऐसे करके दिया जाएगा. तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग है. इसके लिए आपको स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा. क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. For examples, we easily recognize groups such as plants, animals, or dogs, cats, or insects. The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organisms in the group. What image do you see when we think of a dog? मतलब डॉग के बारे में बोलेंगे तो आपके दिमाग में एक डॉग का इमेज आएगा, क्योंकि आप डॉग से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो. ये सब चीज़ें हमारे आसपास होते हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो डॉग से, आपको पता है डॉग कैसा दिखता है. तो डॉग के बारे में सोचेंगे तो एक डॉग का इमेज आएगा ना बेसिकली. तो इसमें यही बोला गया है. ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट्स. हम लोगों को तो डॉग और कैट में डिफरेंस पता है. तो जब हम डॉग के बारे में बोलेंगे तो हमारे दिमाग में डॉग का ही ख्याल आएगा. नाउ इफ वी विल थिंक ऑफ एल्स्टेशियंस, वी नो what we are talking about. Similarly, suppose we are say mammals. You would of course think of animals with external ears and body hairs. मैमल्स का बेसिकली फीचर ये है कि उसमें एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी हेयर्स होते हैं. तो हम बेसिकली जब मैमल्स के बारे में बोलेंगे तो ये सब फीचर्स हमारे दिमाग में आता रहेगा. लाइकवाइज इन प्लांट्स, if we try to talk with the picture of each of our mind will be with plants, not the rise of any other plant. Hence, all dogs, cats, mammals with rice, plants, animals, etc. are convenient categories that we use to study organisms. The scientific terms of this category is referred to as taxa. इसको हम taxa बोलेंगे. ये जो बेसिकली हमने एक ग्रुप में इसको स्टडी किया, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, मैमल्स हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया. इन सारे रिप्रेजेंट एक कैटेगरी. ये सारे कैटेगरी को मिलाकर हम एक टैक्सा बोलेंगे. इन सारे कैटेगरी मिलकर एक टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं. अगर एग्जाम में आ गया कि टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, तो here is the statement. Hence, based on characteristic, all living organisms can be classified into different taxa. This process is called taxonomy. मतलब डिफरेंट टैक्सा में हम डिफरेंट कैटेगरीज को अगर प्लेस करेंगे, इन ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस को बोलेंगे टैक्सोनॉमी. स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है. बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा. दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी. तो बेसिकली पहले आ गया क्लासिफिकेशन, सबसे पहले आ गया आइडेंटिफिकेशन, देन नोमेनक्लेचर, देन क्लासिफिकेशन. एंड क्लासिफिकेशन को भी डिफरेंट कैटेगरी को बोलते हैं टैक्सा, एंड इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं टैक्सोनॉमी. External and internal structure along with the structure of cell development process and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic study. एनसीईआरटी की लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको एक बार रीडिंग तो करके ही जाना है. और जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है इसको मैं हाईलाइट करके जा रही हूँ. इसको बाद में आपको फिर से एक बार पढ़ लेना है. पहले हम पूरी एनसीईआरटी को अच्छी तरह से समझेंगे और उसको रीडिंग करेंगे, और लास्ट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने हाईलाइट किया था उसको एंड में एक बार आपको फिर से पढ़ लेना है, ताकि सारे पॉइंट्स, सारे एनसीईआरटी की लाइंस आपके दिमाग में बस जाए.
Human beings were since long not only interested in knowing more about different kind of organisms and their diversities, but also the relationship among them. This branch of study was referred to as systematics. देखिए अब आ गया systematics. इसको भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. Human beings were since long not only interested in knowing more about different kind of organisms and their diversities, but also the relationships among them. This branch of study was referred to as systematics. पहले आ गया था identification, nomenclature, classification, taxa, category, taxonomy. अब आ गया systematics. इसको आपको याद रखना है. The word systematics is derived from the Latin word systema. Systematics word को derive किया गया था Latin word systema से, which means systematic arrangement of organisms. Systematics word is derived from Latin word. Which word? It is Latin word systema, which means systematic arrangement of organisms. Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication. Systema Naturae ये जो है ना, ये एक बुक है. इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था कैरोलस लिनियस ने. तो ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि द ऑथर ऑफ द बुक Systema Naturae इज, इसका आंसर आपको देना है कैरोलस लिनियस. बेसिकली बहुत फेमस बुक है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के ऊपर, Systema Naturae. इसका राइटर जो है ना वो Carolus Linnaeus है. The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature, and classification. The three step of classification. इसका जो है ना पहले आएगा identification, then nomenclature, and classification. 3 step of systematic basically. Systematics takes into account evolutionary relationships between organisms. ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में आते हैं सिस्टमैटिक्स. इसको आपको याद रखना है. मैं इसको अच्छे से हाईलाइट करके देती हूँ. Systematics takes into account evolutionary relationship between organisms. इसको आपको याद रखना है. ये जो PDF है ना, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी. इसको जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना, तब आप लोग इसका जो हाईलाइटेड पॉइंट है इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना. आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. अब आगे हम 1.2 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. इसमें बेसिकली आपको क्या क्या याद रखना है मैं आपको बताती जाऊँगी. आप लोग प्लीज़ मेरे साथ पढ़ते रहिए. ये जो टेबल है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इसको आपको याद ही रखना है. इसको मैं मतलब अपनी क्लास में याद करवा दूंगी. आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ते रहना, आपको ये सब कुछ याद हो जाएगा. ये चैप्टर बेसिकली एक या दो क्वेश्चन आएगा नीट में. मुश्किल से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही क्वेश्चन आता है. आ गया तो मुश्किल से 2 क्वेश्चन आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा. इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर भी नहीं है, लेकिन जो NCERT में दिया है ना वो आपको याद रखना है. जैसे कि ए टेबल हो गया, इसका ऑर्डर हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको इसको याद रखना है. इसको तो मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको याद रखना है. जैसे कॉमन नेम मैन का, बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस, इसका जेनस क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, फाइलम एंड डिवीजन क्या है. फाइलम हम बेसिकली एनिमल किंगडम में इसको फाइलम बोला जाता है, और अगर प्लांट किंगडम हो तो इसको डिवीजन बोला जाता है. कभी कभी ए बी स्टेटमेंट में आया है कि आपको दिया जाएगा मैन, इसका बायोलॉजिकल नेम दिया जाएगा होमो सेपियंस, इसका जेनस दिया जाएगा होमो, फैमिली दिया जाएगा होमिनिडी, एंड ऑर्डर दिया जाएगा प्राइमता. ऐसे 4 ऑप्शन बना के दिया जाएगा. पहला दिया जाएगा होमो सेपियंस, उसके बाद अगर दे दिया कि फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर दिया जाएगा प्राइमता, एंड डिवीजन करके दिया जाएगा कॉर्डेटा. देन आपको इसमें से इनकरेक्ट वर्ड को फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो बेसिकली आपको ऊपर से देखकर तो ऐसा ही लगेगा इसमें कोई गलत नहीं है.
एक भी वर्ड इसमें गलत नहीं है ऐसा लगेगा अगर आप ऊपर ऊपर से देखो तो, लेकिन इसमें दिया जाएगा डिवीजन, डिवीजन में दिया जाएगा ऑर्डर। बेसिकली यही गलत है क्योंकि मैन आता है एनिमल किंगडम में और एनिमल में डिवीजन नहीं होता, फाइलम होता है। तो इसको अगर फाइलम लिखा जाए तब हम इसको करेक्ट मानेंगे, अदरवाइज इट्स रॉन्ग वर्ड। हम डिवीजन नहीं यूज़ कर सकते एनिमल किंगडम के लिए। अगर इससे ज़्यादा कोई गलत वर्ड निकल के आ जाएंगे तो आप उसी को मार्क करना। अगर एक भी वर्ड गलत नहीं है देन आप, अगर फाइलम में कॉर्डेटा दिया गया तो ये करेक्ट है, अगर डिवीजन में कॉर्डेटा दिया गया तो ये रॉन्ग है। बेसिकली आपको तो लगेगा कि साथ में दिया था फाइलम डिवीजन, फाइलम स्लैश डिवीजन दोनों तो एक ही है, ये भी तो करेक्ट है ऐसा लगेगा, पर ऐसा नहीं है। एनिमल के लिए हम डिवीजन वर्ड यूज़ नहीं करते, हम एनिमल के लिए फाइलम को यूज़ करते हैं एंड प्लांट के लिए डिवीजन को यूज़ करते हैं। अगर कुछ ज़्यादा फॉल्स स्टेटमेंट घुसा दिया, जैसे फैमिली के अंदर प्राइमेटा दिया गया, ये तो सरासर झूठ है ना, सरासर गलत है। इसको आप पहला प्रायोरिटी दोगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं है और डिवीजन में कॉर्डेटा दिया गया देन आप इसको कंसिडर करोगे एज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। और एनसीईआरटी की समारी को भी आपको नहीं छोड़ना है, समारी को भी आपको रद्द जाना है। इसमें भी स्टेटमेंट घुसा दिया जाएंगे टेस्ट में, आपके मॉक टेस्ट हो गया या नीट हो गया, सभी में दिया जाएंगे। तो सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब हम आ जाते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन इज नॉट ओनली ए सिंगल step process but involves hierarchy of steps in which each step represent a rank or category. Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category, and all categories together constitute the taxonomic hierarchy. Each category referred to as a unit of classification in fact represent a rank and is commonly termed as taxon. Each category referred to as a unit of classification in fact represent a rank and is commonly termed as taxon. टैक्सॉन का जो प्लूरल फॉर्म है ना उसको टैक्सा बोलते हैं और सिंगुलर फॉर्म में इसको टैक्सॉन बोलते हैं। इसका प्लूरल फॉर्म हो गया टैक्सा एंड सिंगुलर फॉर्म हो गया टैक्सॉन। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सिंस द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। टैक्सोनॉमी जो है ना वो एक ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट है, इसलिए इसको बोला गया टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। एंड ऑल कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये सारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मिलकर एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की फॉर्म करते हैं। Taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example. Insect represent a group of organisms sharing a common features like 3 pairs of jointed legs. इसको हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। सारे चैप्टर को हम ऐसे ही रिवाइज करते जाएंगे। तो बेसिकली आपका जो बेस है ना, आप लोग तो एक बार सभी ने इस चैप्टर को पढ़ाई होगा, तो मेरे साथ साथ पढ़ते रहोगे, ऐसे ऐसे करके पढ़ते जाओगे तो आपको आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में सब अंदर जाते जाएगा और ये आपका एक परमानेंट मेमोरी बन जाएगा और इसको आप कभी भूलोगे नहीं। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे साथ साथ रिवाइज करते जाओ। ऐसे मैं सारे चैप्टर्स को इस सीरीज़ में इंक्लूड करूँगी, सारे चैप्टर्स को एक बार ऐसे PDF से ऐसे हाईलाइट करके समझाते जाऊँगी ताकि आप लोगों को बाद में जाके कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारे चीज़ें बच जाए। मतलब आप कभी इन चीज़ों को भूलो ना और आप एग्जाम में फटाफट से सारे क्वेश्चंस को कर सको। मतलब बायोलॉजी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको अगर आप 90 क्वेश्चंस आते हैं नीट में, 90 क्वेश्चंस को अगर आप 45 मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स या उससे कम टाइम में भी बहुत सारे स्टूडेंट का हो जाता है 30 मिनट्स 35 मिनट्स ऐसे करके आप लोग अगर इतना कम टाइम में बायोलॉजी को कर पाओगे तो बाकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाएगा। और आजकल तो फिजिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल आ रहे हैं और केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा इंक्लूड किया गया है, तो उनमें आपको काफ़ी हेल्प होगी। अगर टाइम बच जाएगा तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए एक अच्छा स्कोर कर पाओगे, मतलब उसमें भी अगर बायोलॉजी कम टाइम में हो गया। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ साथ रिवाइज करते जाओ ताकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो स्ट्रांग होते जाए और आपको सारी चीज़ें याद होती जाए और कभी आप भूलो ना इन सारी चीज़ों को। तो एनिमल किंगडम में हम 3 पेयर ऑफ लेग जॉइंटेड लेग्स ये जो फीचर्स देखते हैं ना
वो आर्थ्रोपोडा में देखते हैं। आर्थ्रोपोडा में आता है इंसेक्ट। तो इसका एक फेसर है जॉइंटेड लेग, 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग। इसको आप इस चैप्टर में भी याद कर सकते हो, और बाद में जब मैं एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगी तब भी आप लोगों को याद करवा दूंगी। अभी आप यहाँ पर याद रख लो क्योंकि इंसेक्ट है वो आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है, और इसमें 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होता है। ये बेसिकली इनका कैरेक्टरिस्टिक है। It means insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus were given a rank or category. Can you name other such groups of organisms? इसमें आपको बेसिकली क्वेश्चंस पूछा गया है, कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स। ऐसे तो हम एनिमल किंगडम में देखा जाए तो बहुत सारे ग्रुप्स के बारे में बता सकते हैं। एनिलिडा हो गया, इकाइनोडर्म्स हो गया, ऐसे काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं जिसके अंदर उसके एग्जाम्पल तो आपको याद करना ही करना है। आपको नेक्स्ट एनिमल किंगडम में याद करना पड़ेगा, तो आप लोग बाहर से भी देख सकते हो। मैं जब पढ़ाऊँगी तब आप लोगों को याद करवा दूँगी। रिमेंबर, ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। ये जो ग्रुप है ना, ग्रुप एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, एंड कैटेगरी फर्दर एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है। इट्स रैंक और टैक्सन। इसमें रैंक और टैक्सन को सेम बोला गया है। इनफैक्ट रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो रैंक और टैक्सन है ये फर्दर एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स और कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेरीली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको याद रखना ही रखना है। Taxonomic groups or categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. जब मैं एग्जाम दे रही थी तो ये स्टेटमेंट में डाला गया था। ऐसे करके आपको दिया जाएगा, सारे स्टेटमेंट दिया जाएगा, इसमें ये भी रहेगा टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स एंड कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज, एंड इसको नॉट को हटा दिया जाएगा, एंड मेरीली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छी तरह से ढंग से नहीं पढ़ोगे तो ये नॉट वर्ड आपके दिमाग में नहीं रहेगा, एंड मेरीली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स इसको आप करेक्ट मानते आगे बढ़ते जाओगे और आपका -5 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेरीली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। ये नॉट को आपको याद रखना है, इसमें नॉट है, नॉट मेरीली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। इसलिए इस लाइन को मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, आपको इसको याद रखना है। Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum और division. इसमें देख सकते हैं आप, डिवीजन वर्ड है ना, वो प्लांट्स के लिए यूज होता है, और एनिमल किंगडम के लिए फाइलम। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस एंड स्पीसीज, ये सारे तो आपको ऑर्डरली याद करना ही करना है। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव स्पीसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी। आपको अगर पूछा जाए लोएस्ट कैटेगरी में कौन सा आता है तो स्पीसीज इज द लोएस्ट कैटेगरी। The basic requirement is the knowledge of characters of an individual or group of organisms. This helps in the identifying similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organisms as well as of other kinds of organisms. ऐसे जो हम क्लासीफाई करते हैं ना, this helps in identifying similarities and dissimilarities among the individuals of same kind or different kind of organisms. ये थोड़ा तिरछा हो गया, इसको मैं अच्छे से हाईलाइट कर देती हूँ। अब हम सारे टैक्सोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को, मतलब सारे टैक्सोनॉमिक्स कैटेगरीज को एक एक करके पढ़ेंगे। मतलब सबसे लोएस्ट कैटेगरी से सबसे हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम तक हम लोग स्टडी करेंगे, एंड देन हमारा आ गया समरी वाला पोर्शंस, एंड वी विल फिनिश दिस चैप्टर। चलिए हम पढ़ते हैं स्पीसीज। Taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as a species. One should be able to distinguish one species from other closely related species based on the distinct morphological differences. हम एक स्पेसीज को दूसरे स्पेसीज से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाय द बेस्ड ऑन
डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। इसको आपको याद रखना है। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पेसीज मतलब क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज देन अदर क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज बाय बेस्ड ऑन देयर डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। लेट अस कंसीडर मैंजीफेरा इंडिका, जो कि हमने पहले ही एग्जाम्पल लिया था मैंजीफेरा इंडिका का। ये साइंटिफिक नेम है मैंगो का। देन सोलानम ट्यूबरसम, ये पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलानम ट्यूबरसम। एंड पैंथेरा लियो, ये लायन का साइंटिफिक नेम है। ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट्स। ये जो सेकेंड वाला वर्ड है इंडिका हो गया, ट्यूबरसम हो गया एंड लियो हो गया, ये तीनों स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला वाला तो हो गया जेनस एंड सेकेंड वन इज स्पेसिफिक एपिथेट। While the first word Mangifera, Solanum and Panthera are genera, मतलब जीनस, रिप्रेजेंट एनी तो हायर लेवल ऑफ टेक्सॉन और कैटेगरी। ये जेनस जो है ना वो स्पेसिफिक एपिथेट से एक स्टेप हाई है, हायर लेवल का कैटेगरी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Each genus may have one or more than one specific epithets। एक जेनस का एक स्पेसिफिक एपिथेट हो सकता है और एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट भी हो सकते हैं। इसमें ये बताया गया है कि जेनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरिटीज। इस स्टेटमेंट में आ सकता है ईच जेनस मे हैव वन और मोर देन वन specific epithets representing different organisms but having morphological similarities. For example, Panthera has another specific epithet called tigris, जो कि हमने पढ़ा था पैंथेरा लियो, जो कि सेम पैंथेरा जेनस, दोनों का जेनस सेम ही है। अगर हम टाइगर को लेंगे तो इसका स्पेसिफिक एपिथेट चेंज हो जाएगा, इसको बोलेंगे टाइग्रिस। एंड सोलानम इंक्लूडेड डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेसीज लाइक नाइग्राम एंड मेलोंजेना। सोलानम ट्यूबरसम हो गया पोटैटो के लिए एंड इसका दो और स्पेसीज है नाइग्राम एंड मेलोंजेना, ये भी सोलानम के अंदर ही आते हैं। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पेसीज सेपियंस, हम लोग आते हैं होमो सेपियंस, तो सेपियंस है हम लोगों की स्पेसिफिक एपिथेट विच इज ग्रुप्ड इन द जेनस होमो। होमो हो गया हमारे जेनस और सेपियंस हो गया स्पेसिफिक एपिथेट। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बींग इज रिटन एज होमो सेपियंस। होमो सेपियंस ये प्रिंटेड फॉर्म में है इसलिए इसको अंडरलाइन नहीं किया गया। आप लोग याद रखोगे अगर हैंड रिटन में हो तभी इसको अंडरलाइन किया जाएगा। ये भी स्टेटमेंट कभी कभार आ गए है कि अगर हम प्रिंटेड फॉर्म में लिखेंगे तो इसको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर हम प्रिंटेड फॉर्म में लिखेंगे तो इसको अंडरलाइन नहीं करना पड़ेगा। अगर हम हैंड रिटन में लिखेंगे तो इसको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा। इसके बाद आगे है नेक्स्ट कैटेगरी जेनस। जीनस कंप्राइज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज को मिलाकर एक जेनस फॉर्म होते हैं, मतलब कई सारे स्पेसीज मिलकर एक जेनस बनते हैं। ये लाइन आपको याद रखना है। जीनस कंप्राइज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज व्हिच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पेसीज ऑफ अदर जेनेरा। वी कैन से that genera are aggregates of closely related species। closely related species को मिलकर एक genus फॉर्म होते हैं। For example, potato and brinjal are two different species but both belong to the genus Solanum। Solanum genus के अंदर potato भी आते हैं और brinjal भी आते हैं। Both are two different species but they are belong to the same genus Solanum। ये सब पढ़ लिया हमने। पैंथेरा लियो, लियोपार्ड, पी पारदास मतलब पैंथेरा पारदास एंड टाइगर के लिए पैंथेरा टाइग्रिस विथ सेवरल कॉमन फीचर्स, मतलब इन तीनों के लिए पैंथेरा जो है ना वो सेम कॉमन जेनस माना जाएगा। लियो, पारदास एंड टाइग्रिस डिफरेंट स्पेसीज है और इसका जो कॉमन जेनस है वो है पैंथेरा। उसके बाद हम आ गए फैमिली।
फैमिली, द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज ए ग्रुप रिलेटेड जेनेरा। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा मिलकर एक फैमिली फॉर्म होते हैं विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पेसीज। हम जैसे जैसे ऊपर के कैटेगरी मतलब हायर कैटेगरी में जाते जाएंगे वैसे वैसे सिमिलैरिटीज कम होते जाएगा। इसमें दिया गया लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पेसीज। फैमिली में जीनस एंड स्पेसीज के मुकाबले कम सिमिलैरिटीज है। हम जैसे जैसे हायर कैटेगरी में जाएंगे वैसे वैसे कम सिमिलैरिटीज हमको देखने को मिलेगा। इसको आपको याद रखना है और मैं आपको एक टेबल बना के दूंगी मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे लोएस्ट कैटेगरी है वो है स्पेसीज, उसके बाद आएगा जीनस, उसके बाद आएगा फैमिली, उसके बाद आएगा ऑर्डर, उसके बाद आएगा क्लास, उसके बाद आएगा फाइलम और डिवीजन। एकदम लास्ट हाईएस्ट कैटेगरी है किंगडम। एक टेबल इसमें बनाई हुआ है, इसको फिगर 1.1 को आपको याद रखना है। जैसे जैसे हम स्पेसीज टू किंगडम जाएंगे कॉमन कैरेक्टर जो है ना, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते जाएगा, कॉमन कैरेक्टर होते जाएगा डिक्रीज। और जो है ना जेनरल कैरेक्टर वो इंक्रीज होता जाएगा, जेनरल कैरेक्टर होता जाएगा इंक्रीज और कॉमन कैरेक्टर होता जाएगा डिक्रीज। इसको मैं पॉइंट बना के लिख देती हूँ, ये काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे जैसे हम स्पेसीज टू किंगडम जाएंगे, स्पेसीज टू किंगडम जैसे जैसे हम स्पेसीज टू किंगडम जाएंगे देन कॉमन कैरेक्टर एक पूछा जाता है, कॉमन कैरेक्टर, और दूसरा पूछा जाता है जनरल कैरेक्टर। एक पूछा जाता है कॉमन कैरेक्टर और दूसरा पूछा जाता है जनरल कैरेक्टर। तो स्पेसिस से हम जब किंगडम तक जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा, मतलब किंगडम में सबसे कम कॉमन कैरेक्टर होगा और स्पेसिस में सबसे ज़्यादा होगा, तो इसमें हो गया डिक्रीज। डिक्रीज को मैं ऐसे लिख रही हूँ, कॉमन कैरेक्टर हो जाएगा डिक्रीज जब हम स्पेसिस टू किंगडम तक जाएंगे, मतलब किंगडम में सबसे कम कॉमन कैरेक्टर होगा और स्पेसिस में सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर होगा। और जब हम स्पेसिस टू किंगडम तक जाएंगे तब जनरल कैरेक्टर जो है ना वो इंक्रीज होता जाएगा, जनरल कैरेक्टर हो जाएगा इंक्रीज एंड कॉमन कैरेक्टर हो जाएगा डिक्रीज। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको बता सकते हैं मतलब एग्जाम में, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम आगे फैमिली पे, फैमिली का कुछ बता दिया मैंने आप लोगों को। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। इसको पूछे जाते हैं बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर से हम फैमिली को, मतलब फैमिलीज आर कैरेक्टराइज, इसका कैरेक्टर है बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव। बट ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर ओनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर, नॉट वेजिटेटिव। मतलब ऑर्डर को हम फ्लोरल कैरेक्टर से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फैमिली को बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव, मतलब इसमें फ्लोरल भी आएगा और वेजिटेटिव भी आएगा। Among plants, for example, 3 different genera Solanum, Petunia, and Datura are placed in the family Solanaceae. Different of genera जैसे हो गया Solanum, Petunia, Datura are placed on the family Solanaceae. Solanaceae में आ गया Solanum, Petunia, Datura, तीनों आ गया Solanaceae family के अंदर। Among animals, for example, genus Panthera comprise lion, tiger, leopard are along with genus Felis. Felis के अंदर आएगा cat, इसका फैमिली है फेलिडी, फेलिस फेलिडी। कुछ लोगों को लगता है मतलब
एक होता है फेलिडी, दूसरा होता है कैनिडी। कैट, कैट हम लिखते हैं सी से कैट होता है, तो कई लोगों को लगता है कैट आएगा कैनिडी के अंदर, लेकिन कैट कैनिडी नहीं होता। सी फॉर कैट, सी फॉर कैनिडी नहीं होता। कैट का फैमिली है फेलिडी, कैट का फैमिली है फेलिडी, सी एफ आपको याद रखना है। कैट आ गया फेलिडी के अंदर, कैट आ गया फेलिडी के अंदर। कैट, कैट फेलिडी, कैट फेलिडी, ये आपको याद रखना है। कैट कैनिडी नहीं होगा, कैनिडी के अंदर आ गया डॉग, फेलिडी के अंदर आएगा कैट, ये आपको याद रखना है। सिमिलरली इफ वी ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ कैट एंड डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज। ऑब्वियसली सिमिलर होगा ये, इनके कई सारे पहले वाले कैटेगरीज में हम लोगों ने इसका सिमिलरिटीज देखा था, तो बाद में जाके भी सिमिलरिटीज शो करेंगे। सम डिफरेंसेस एज वेल, डिफरेंस भी होगा क्योंकि कैट की फैमिली अलग है और डॉग की फैमिली अलग है, तो वो लोग डिफरेंट भी हो गए। दे आर सेपरेटेड इंटू टू डिफरेंट फैमिलीज, फेलिडी एंड कैनिडी रेस्पेक्टिवली। मतलब फेलिडी के लिए होगा फेलिडी के लिए होगा कैट, और कैनिडी के लिए होगा डॉग, कैट डॉग। ऑर्डर, you have seen earlier the categories like species, genus and families are based on a number of similar characters. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on aggregates of characters. Order are being higher category, ऑर्डर हायर कैटेगरी मतलब स्पेसीज, जेनास एंड फैमिली, इन तीनों के कंपैरिजन में ऑर्डर हायर कैटेगरी के अंदर आता है। ऑर्डर being a higher category is assemblage of families which exhibit a few similar characters. फैमिली कई सारे फैमिली को एक ऑर्डर के अंदर इंक्लूड किया गया है, तो ऑर्डर फैमिली से हायर कैटेगरी के अंदर आता है। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनेरा इंक्लूड इन ए फैमिली। प्लांट फैमिली लाइक कॉन्वोल्वुलेसी। एनसीईआरटी में जो फैमिली मेंशन किया गया है ये सारे आपको याद रखना है। प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूड इन द ऑर्डर पोलीमोनियल्स। इसका ऑर्डर पूछे जाते हैं कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी। कौन से ऑर्डर में आता है? ये दोनों आता है पोलीमोनियल्स के अंदर आता है कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी। ये है ऑर्डर कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी, इसका ऑर्डर है पोलीमोनियल्स। आपको याद रखना है पोलीमोनियल्स किसका ऑर्डर है? कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी। ये ऑर्डर है पोलीमोनियल्स, इसका ऑर्डर है। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिलीज लाइक फेलिडी एंड कैनिडी। अभी जो हम लोग देखे डॉग एंड कैट है फेलिडी एंड डॉग का है कैनिडी, और इसका ऑर्डर है कार्निवोरा। एक एनिमल ऑर्डर है, इसको आपको याद रखना है। एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडी एंड कैनिडी। जो मैंने हाईलाइट किया है ये सारे पॉइंट्स आपको एक बार फिर से पढ़ना है क्लास एंड होने के बाद, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके कॉन्शियस माइंड सब में ये मतलब ऑटोमेटिकली सेव होता जाए और आप कभी भूलो ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको एक बार फिर से देखना है। जो मैंने हाईलाइट किया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा, इसमें आता है फेलिडी एंड कैनिडी, एंड ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, इसमें आता है कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलानेसी। इसके बाद हम आगे क्लास, स्पेसीज, जेनास, फैमिली ऑर्डर से हायर कैटेगरी में आता है क्लास। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। जैसा कि आप देख सकते हो रिलेटेड ऑर्डर्स मिलके बनते हैं क्लास। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमता comprising monkey, gorilla, gibbon is placed in the class Mammalia. Order Primata comprising monkey, gorilla and gibbon is placed in the class Mammalia. Primata ऑर्डर के अंदर आता है monkey, gorilla ऐसा पता है, और इसका क्लास जो है ना वो मैमल्स के अंदर आता है। मैमलिया इसका क्लास है और प्राइमता इसका ऑर्डर है। कई बार आपको ये सब घुमा के पूछ दिया जाएगा कि मैमलिया ऑर्डर है, प्राइमता क्लास है, तो आपको ये सब याद रखना है कि मैमलिया जो है ना वो ऑर्डर नहीं है, वो क्लास है, और प्राइमता जो है ना वो क्लास नहीं है, वो ऑर्डर है। ऐसे ही कार्निवोरा ऑर्डर में आता है इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट, डॉग, ये सब कार्निवोरा के अंदर आता है और कार्निवोरा एक ऑर्डर है। इसके बाद हम आगे फाइलम,
It's a higher category than other category like species, genus, families, class. इन सब से ये हायर कैटेगरी के अंदर आता है. फाइलम classes comprising animals like fishes, amphibia, reptiles, birds along with mammal constitute next higher category called phylum. All this based on the common features like presence of notochord. अगर notochord रहेगा तो ये कॉर्डेटा के अंदर आएगा. एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम. जैसा कि आप लोग जानते हो कॉर्डेटा में डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम होता है. डॉर्सल होता है न्यूरल सिस्टम एंड वेंट्रल जो होता है ना, वेंट्रल हार्ट होता है और डॉर्सल न्यूरल सिस्टम होता है. और बाकी नॉन कॉर्डेट्स में इसका उल्टा होता है. ये आपको याद रखना है. इसके बाद हम आ गए किंगडम. ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन्ड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल किंगडम. किंगडम जो है ना वो हाईएस्ट कैटेगरी के अंदर आता है. और एनिमेलिया एक किंगडम है. एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स. द किंगडम प्लेंटी भी एक किंगडम है. प्लेंटी एंड एनिमेलिया दोनों एक एक किंगडम है जो कि हाईएस्ट कैटेगरी के अंदर आता है. The kingdom plenty, on the other hand, is distinct and comprises all plants from various divisions. Henceforth, we will refer to these two groups as animal and plant kingdoms. Animals and plant kingdoms ये दोनों काफ़ी फास्ट काफ़ी बड़ा चैप्टर है जो कि आपको एनसीईआरटी में दिखने को मिलेगा. इसको हम लोग एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ाते हैं ताकि इसका सारा कुछ आप लोग जान सको. इसको छोटे पार्ट वाइज हम लोग नहीं पढ़ सकते. काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो हम लोग इसे उसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे जहाँ पर एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है. आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा कैटेगरी में आता है किंगडम. इसलिए हम एनिमल किंगडम को अलग पढ़ते हैं और प्लांट किंगडम को अलग पढ़ते हैं. ये फिगर 1.1 जैसा कि मैंने बोला था काफ़ी इम्पोर्टेंट है. आपको याद रखना पड़ेगा. इसको असेंडिंग ऑर्डर में याद रखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में याद रखो. इसको याद करने का एक ट्रिक मैं आप लोगों को बता देती हूँ. लोएस्ट कैटेगरी आ गया स्पेसीज, देन जेनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम और डिवीजन, देन किंगडम. ये मेरा ट्रिक नहीं है, ये काफ़ी फेमस ट्रिक है जो कि सभी को पता होगा ऑलमोस्ट. कीप pot clean otherwise family got sick. Keep pot clean otherwise family got sick. आपको अगर ऐसे याद होता है तो आपको ऐसे याद रख सकते हो. अगर आपको याद नहीं होता तो keep मतलब किंगडम, keep pot से आप फाइलम यूज़ कर सकते हो. फाइलम को याद रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हो. अगर फाइलम और दिस कीप डिशेस क्लीन, डिशेस से आप डिवीजन को याद कर सकते हो. कीप पॉट क्लीन अदरवाइज से ऑर्डर, फैमिली से फैमिली गॉड से जेनस एंड सिक से स्पेसिस. लोअर द टेक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंबर्स विथ इन द टेक्सॉन शेयर. जितना लोअर टेक्सा होते जाएगा उतना मोर कैरेक्टरिस्टिक ते लोग शेयर करते जाएंगे. Lower the taxa, more the characters of the members within the taxon they share. Higher the category, greater is the difficulty to determine the relationship to other taxa at the same level. जितना higher होता जाएगा कैटेगरी उतना ही मुश्किल होता जाएगा कि हम लोग उसमें सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस फाइंड कर सके. तो जितना लोअर टेक्सा होगा उतना ही हम लोग इजीली उनमें रिलेशनशिप या अदर कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड कर सकते हैं. अदर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज को फाइंड कर सकते हैं जितना लोअर टेक्सा होगा. बट जितना हायर कैटेगरी होता जाएगा उतना ही डिफिकल्ट होता जाएगा हम लोगों के लिए कि हम लोग इसको फाइंड कर सकें. ये जो टेबल है ना इसको आपको एज इट इज़ याद रखना है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो बना दूंगी इसको कैसे याद रखना है. फिलहाल के लिए आप लोग इतना पढ़ाई करते जाओ. और ये हमारी जो है ना ये हमारी को भी एक बार अच्छी तरह से रीडिंग कर लेना. आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. इसमें से डायरेक्ट लाइन एनसीईआरटी की लाइन एग्जाम में पूछे जाएंगे. तो आप लोग एक बार हमारी को भी रीड कर लीजिएगा. और दूसरे वीडियो में ये टेबल को याद रखने की ट्रिक मैं आप लोगों को बता दूंगी. तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं दूसरे वीडियो में और बाकी सारे चैप्टर्स को भी मैं ऐसे ही हाईलाइट करते जाऊंगी. और ये जो पीडीएफ है ना जितना कि मैंने इंपॉर्टेंट लाइंस को इसमें हाईलाइट किया है इसको एक बार आप लोगों को इससे गो थ्रू होना है. एक बार फिर से इन सारे इंपॉर्टेंट लाइंस को आप लोगों को पढ़ना है. और ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी. इसमें से आप लोग ये पीडीएफ को रिवाइज कर लेना एक बार. टिल देन बाय बाय. थैंक यू.